वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आप सभी का इस शो में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारी के साथ हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं JLL के इंडिया हेड मिड मार्केट मोहम्मद असलम। असलम जी, स्वागत है आपका। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सीधा जुड़ते हैं दिल्ली से दीपक सेठिया हमारे पहले दर्शक के साथ। नमस्कार दीपक, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। ऑलराइट, आपने गुरुग्राम सेक्टर में क्या पसंद किया है, कौन सा प्रोजेक्ट पसंद किया है, क्या सवाल है, पूछिए। मैंने एम्बियंस क्रिएशन एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 22 गुड़गांव में, ओके। वो शॉर्टलिस्ट किया है, जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इज 10,000 पर स्क्वायर फीट। ओके। ये एक 3 BHK है, 1860 स्क्वायर फीट का। ओके, हाँ। तो मुझे मेरे दो बेसिक क्वेश्चन है, क्या ये प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्टेड जो है वो करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एट 10,000 अप्रोक्सीमेटली पर स्क्वायर फीट। ओके। एंड सेकंड मेरा डाउट है रिगार्डिंग GST। हाँ। GST में मुझे बताया गया कि 12% GST लेगा बिल्डर और 6% रिफंड होगा, बट वो कुछ राइटिंग में नहीं मिल रहा है। तो इज इट ओके टू बाय अ फ्लैट लाइक दिस वेयर GST का कंफर्मेशन नहीं है कि रिफंड होगा कि नहीं होगा? 12% का 6% रिफंड होना है। चलिए, अच्छा कि आपने प्रॉपर्टी गुरु पर ये सवाल भेजा है और आपके जरिए वो तमाम दर्शक जिन्हें इस तरह का कंफ्यूजन है उन्हें भी सलाह मिल जाएगी, जवाब मिल जाएगा। तो असलम जी, पहले आप क्या प्रोजेक्ट पे राय देना चाहेंगे? कविता जी, जैसे इन्होंने बोला है, एम्बियंस जो एज अ ब्रांड है, एज अ डेवलपर है, उनका काफ़ी अच्छा नाम है द गुड़गांव माइक्रो मार्केट अगर हम देखें। और जहाँ तक प्रोजेक्ट का सवाल है वो भी काफ़ी अच्छा है। और प्राइसिंग जो है वो 10,000 है, वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है और जो पूरे प्रोजेक्ट्स की एमिनिटीज़ वगैरह हैं, तो आई थिंक उसमें ये एक इंडिविजुअल कस्टमर का व्यू है कि उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट आई थिंक 10,000 में और भी अवेलेबल ऑप्शन हैं जहाँ उनको देख लेना चाहिए। रही बात GST की, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवाल है और काफ़ी डेवलपर जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो इस सवाल से काफ़ी जूझ रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉस्ट इनकर हो गई है। जो अगर जो गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आपको OC आ जाती है, बिल्डिंग कंप्लीट है, तो उसके बाद आपको GST नहीं लगता है। तो उसके चलते हुए काफ़ी लोग जो सेल्स बाय करना चाहते हैं वो अपने डिसीजन पोस्टपोन करते हैं कि मैं जब एक बार GST का वो झंझट निकल जाएगा तभी बाय करता हूं। तो उस चक्कर में जो सेल्स ऑलरेडी रियल एस्टेट मार्केट में हम देख रहे हैं स्लो चल रही है, इससे उससे और ऐड हो जाती है। तो उसके चलते ही डेवलपर्स ये सारे ऑप्शन दे रहे हैं आजकल कि अगर उनको 12% GST लग रही है, एक्चुअली लगती तो 18% है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूं। लेकिन 18% एंटायर प्रोजेक्ट पे नहीं लगती है, क्योंकि 1/3 लैंड कॉस्ट होती है, तो 6% लैंड कॉस्ट पे चला जाता है, तो 2/3 ही लगती है। तो इसलिए वो 12% आ जाती है। तो 12% में वो अगर 6% आपको ऑफर कर रहे हैं, तो वो एक तरीका है उनका कि आप थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएं खरीदने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपको राइटिंग में नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक जो चीज़ राइटिंग में नहीं है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो अगर ब्रोकर जो आपको ये ऑफ़र दे रहा है और वो कॉन्फिडेंस है सब बात के लिए और डेवलपर भी इस चीज़ के लिए एग्री करता है, तो आपको विदाउट राइटिंग में लिए हुए इस चीज़ को नहीं ओके करना चाहिए। तो बाकी प्रोजेक्ट और डेवलपर के बारे में इशू नहीं है। लेकिन अगर GST का सवाल है, 6% काफ़ी बड़ा हो जाता है 1 करोड़ 80 लाख के फ्लैट के लिए, तो मुझे लगता है आपको राइटिंग में पहले ले लेना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो जैसा कि आप भी पूछ रहे थे कि क्या राइटिंग में मिल पाएगा या नहीं दीपक, तो आपको ये ऑफर अगर दे रहा है डेवलपर और जैसा ब्रोकर ने भी कहा है, आपको ये राइटिंग में ले लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ईमेल के जरिए हम लेते हैं श्याम मोहन जायसवाल का। और प्रॉपर्टी मार्केट से अच्छे रिटर्न कमाने के लिए नोएडा में इन्हें कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है और WTC फेज 2 में निवेश करना चाहते हैं। पूछ रहे हैं निवेश के लिहाज से ये जगह कैसी रहेगी, इनका बजट क्या है। और क्लियरली नज़रिया तो निवेश का ही है, लेकिन बजट की जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने WTC फेज 2 चूज़ किया है असलम जी, तो अमूमन कितना बजट होना चाहिए और निवेश के लिहाज से ये एरिया कैसा है? देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पैन इंडिया ही काफ़ी अच्छा कर रही हैं, चाहे वो नोएडा हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट। तो आज की डेट में रेजिडेंशियल जो मार्केट है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कमर्शियल मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है। और उसी का नतीजा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान ज़्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की तरफ हो गया है।
जो इनका चॉइस है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फेज़ 2, वो एक अच्छा लोकेशन है, अच्छा ब्रांड है। और इस जगह पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जहाँ जहाँ भी प्रोजेक्ट बने हैं इंडिया में भी, वहाँ हर जगह उसकी एक अच्छी डिमांड रही है और उसके चलते हुए उसकी ऑक्यूपेशन और बाद में अप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा हुआ है। हिस्टोरिकली कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का ही रीज़न ये होता है कि इन्वेस्टर का, कि एक तो आपको रेंटल वैल्यूज अच्छे आ जाते हैं, दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन भी अच्छा होता है। तो ये दोनों चीज़ें इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही साबित होती हैं। जहाँ तक बजट का सवाल है, तो मुझे लगता है कि इनको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल के मुकाबले रेसिडेंशियल के मुकाबले कमर्शियल में काफ़ी बजट हाई रहता है। तो अगर इनका बजट अराउंड 1 CR है या 50-75 to 1 CR या प्लस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये किस साइज़ का वहाँ पे ऑफिस लेना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर इनका बजट प्रॉपर है तो वहाँ पे इनको WTC में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। उसका फ्यूचर भी अच्छा है और आगे चलते रहे जिस तरह से नोएडा प्रोग्रेस कर रहा है और जिस तरह से सब चीज़ें वहाँ आ रही हैं, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिसीजन उनके लिए साबित होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ पुणे से अमित हैं फोन लाइन पे। नमस्कार अमित। हाँ नमस्कार। पूछिए, क्या सवाल है? हाँ, एक्चुअली मैं फ्लैट देख रहा था 2 BHK नियर बाय मगरपट्टा, खुद को रहने के लिए। अच्छा, मेरा बजट है अप टू 60 लाख। ओके, कोई जगह आपने फाइनलाइज की है? कोई प्रोजेक्ट आपको पसंद आया है? हाँ, 2 प्लेसेस मैंने देखे थे। एक केशव नगर में जो लोकल बिल्डर है विशाल विवियाना करके, विशाल रियल्टी का, एंड वेलविशर ग्रुप का है जो हड़पसर के पीछे है। ओके, TRF के ऐसा। ठीक है। ऑलराइट, तो असलम जी बताएं, इन्हें खुद के रहने के लिए चाहिए मगरपट्टा में, इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स अपने लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, किस पर आप थम्स अप देंगे? देखिए, मैं कहूँगा इनको कि क्योंकि दोनों लोकल डेवलपर हैं, ज़्यादा इनके बारे में न्यूज़ नहीं है हमें कि ये कैसे डेवलपर हैं। लेकिन आज की डेट में अगर कोई भी डेवलपर हो, चाहे वो नामी हो या न्यू हो या अननोन हो, आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है रेरा, जहाँ पे आप उसके डेवलपर के बारे में या उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूरी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपने ये दोनों चॉइसेस का ड्यू डिलिजेंस कर लें। रेरा वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे देखें कि सारे अप्रूवल्स इन प्लेस हैं इन प्रोजेक्ट्स के, उनकी डिलीवरी डेट क्या है। थोड़ा सा और ड्यू डिलिजेंस करें तो उसमें देखें कि इन दोनों डेवलपर्स ने अभी तक कितना डिलीवरी किया है और उनके पास प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपका डिसीजन बनाने में। दूसरी बात यह है कि आप चाहें तो वहाँ अच्छे और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जहाँ जो नामी डेवलपर्स हैं उनके भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं। एक हड़पसन में एमेनोरा के प्रीमाइसेस के अंदर ही BKS गैलेक्सी और प्रोविजो का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वो भी आपके बजट में आ सकता है। इसके अलावा अगर हड़पसन से थोड़ा और आगे जाएंगे मांजरी साइड, तो वहाँ कल्पतरू का सेरेनिटी प्रोजेक्ट है, तो वो नामी डेवलपर है और प्लस वो प्रोजेक्ट भी अच्छा कर रहा है, तो वो भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो मुझे लगता है आप जो 2 आपने आइडेंटिफाई किए, अगर आप उसी में मन बना चुके हैं तो आपको रेरा की सहायता लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप और प्रोजेक्ट देखना चाहें तो हड़पसर के आसपास जैसे 2 मैंने आपको बताया, इसके अलावा काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो नामी डेवलपर्स के हैं और वो अच्छे भी हैं। चलिए, तो यहाँ पर अमित उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई होगी और रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी गुरु में ब्रेक के उस पार भी हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। बने रहें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JLL के इंडिया हेड मिड मार्केट मोहम्मद असलम। आगे बढ़ते हैं और प्रशांत तिवारी हमारे दर्शक नागपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्ते। पूछिए, आपको क्या सवाल पूछना है? मैम, आई एम प्लानिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी इन नागपुर व्हिच इज इन बिहान एरिया, एंड इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, and the probable possession is around 2020 to 21. Okay, ठीक है। So this is purely for investment purpose because as I'm living in Pune and working in Pune. आप हिंदी में बात कर सकते हैं वैसे प्रशांत जी। ओके। तो ये मैं पुणे में जॉब करता हूँ, हाँ। और जो मैंने प्रॉपर्टी है वो नागपुर में इन्वेस्ट करी है। ओके। तो मैं जानना चाहता था प्रॉपर्टी, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसा रहेगा, एज दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका पोजेशन 2020 एंड में या 2021 बिगनिंग में मिलेगा, और प्रॉपर्टी का नाम है शिव कैलासा बाय ओम शिवम बिल्डकॉन। ठीक है। मेहान के अलावा क्या और कोई एरिया भी है जिसके लिए आप कंफर्टेबल होंगे अगर आपको सलाह दी जाए तो? मैम, एज ऑफ नाउ तो मैं मिहान में ही इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। ठीक है। डील्स में वो थोड़ा मेरे बजट में है। ऑल राइट। तो बताएं असलम जी, क्या मेहान एरिया में जो उन्होंने प्रॉपर्टी सिलेक्ट की है, क्या इसके लिए आप गो अहेड देंगे?
पहले मैं पूछना चाहूँगा आपका बजट क्या है प्रशांत जी? सर अराउंड 40 to 45 लाख। ओके ओके, तो आप पूना के रहने वाले हैं या नागपुर के? जी मेरे पेरेंट्स नागपुर में रहते हैं, बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर, लेकिन पुणे में मैं जॉब कर रहा हूँ। हाँ, बिकॉज देखिए दो चीज़ें हैं इसमें बोलने के लिए कि एक आपका ऑप्शन हो सकता है कि क्योंकि आपका नेटिव प्लेस नागपुर है तो इसलिए आप वहाँ चाहते हैं कि एक घर आप बना सकें वहाँ पे, तो वो एक अलग एक इमोशनल रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर आप प्योरली एप्रिसिएशन के लिए देखेंगे तो मेरी राय ये होगी कि आप नागपुर से के बजाय आप पूना में इन्वेस्ट कर दीजिए उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उस बजट में, बिकॉज उसमें आपको एप्रिसिएशन भी बहुत मिलेगा, नागपुर से बेटर ही मिलेगा। नागपुर के बारे में कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन नागपुर अभी पूना से कंपैरिजन में अगर रिटर्न के हिसाब से हम बात करें तो थोड़ा कम ही आता है। जबकि आपने लोकेशन अच्छी चूज़ की है, मिहान, जो कि काफ़ी एक्चुअली पिछले 10 साल से उसको हम लोग गवर्नमेंट के पूरे प्रयास रहे हैं कि उस एरिया को पूरा बढ़ावा देने के लिए, जो कि पूरा लॉजिस्टिक सेंटर बन रहा है। पर अब जिस तरह से इंडिया में वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक की एक लहर आई है तो उसके चलते उसे काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑलरेडी काफ़ी आईटी जाइंट्स वहाँ पे अपना बेस बना चुके हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये सब वहाँ ऑलरेडी हैं, एम्स वहाँ बन रहा है। तो मुझे लगता है वो मिहान के आसपास का एरिया फ्यूचर में डाउन द लाइन 7 से 8 साल में डेफिनेटली बहुत अच्छा बन जाएगा। तो अगर आपका होराइज़न 10 साल तक का है तो डेफिनेटली आप नागपुर में इन्वेस्ट कर सकते हो और मिहान एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आपको अगर रिटर्न्स, क्योंकि ये सब फैक्टर्स डिपेंडेंट हैं जो मैंने बातें करी हैं, लेकिन पूना एक ट्राइड एंड टेस्टेड मार्केट है, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और यहाँ रिटर्न्स भी अच्छे हैं और थोड़ा फास्ट रिटर्न्स, एप्रिसिएशन और फास्ट रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो रेंटल्स है, अगर आपका घर बन जाता है और आपको रहना भी है तो वहाँ पे रेंटल्स भी अच्छे मिल जाते हैं और जल्दी ऑक्यूपाई हो जाते हैं घर। तो अगर आपको लगता है कि 40-45 लाख में, तो आपको ईस्ट या वेस्ट दोनों में ऑप्शन अच्छे मिल जाएंगे। ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो वाघोली में डेफिनेटली आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट मिल सकता है और वो भी काफ़ी टॉप 2-3 डेवलपर्स जो हैं वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो नियति हो, वीटीपी हो, चाहे प्रिस्टीन हो, ये सारे डेवलपर्स काफ़ी वहाँ पे सक्रिय हैं। तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन चॉइस आपका है, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ दोनों कंपैरिजन दे दिए हैं नागपुर और पूना के लिए। आप डिसीजन ले लीजिए, जो भी है होराइजन आपको थोड़ा अपना लंबाई रखना पड़ेगा और अच्छे रिटर्न्स के लिए आप नागपुर या पूना दोनों में से एक चीज ले सकते हैं। प्रशांत, और कोई सवाल आपको पूछना है? नो मैम, जस्ट एक छोटा क्वेश्चन ये था कि जो मेरा प्रॉपर्टी का चॉइस है मिहान में शिव कैलासा बाय ओम शिवम बिल्डर, और क्योंकि मिहान में और भी बहुत काफी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये मेरी प्रॉपर्टी का चॉइस इज करेक्ट और नॉट? असलम जी। हाँ, देखिए वो डेवलपर्स के नाम में कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आज इस एरा में जहाँ पे सब चीज़ें मार्केट इतना अच्छा नहीं कर रहा है, इट ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप रेरा की सहायता लीजिए और उसमें पूरा पहले ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए कि उसके सारे अप्रूवल इन प्लेस हैं और उसमें डिलीवरी डेट जो आपको दी जा रही है वो उसी टाइप से है। प्लस थोड़ा उस डेवलपर के बारे में आप देख लीजिए कि उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, डिलीवरी कैसा रहा है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा रहा है उनके पास प्रोजेक्ट्स में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और पुणे से विवेक नायर अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। विवेक, नमस्कार। नमस्ते मैडम। पूछिए, आपको क्या सवाल पूछना है? मुझे ऐसा पूछना है कि मैंने एक छोटे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है 1.5 BHK टाटा के इस पे प्रॉपर्टी में। टाटा ने डेवलप किया है वो तलेगांव, ओल्ड तलेगांव बॉम्बे पुना रोड जो है, ओल्ड बॉम्बे पुना हाईवे, उस पे है ये प्रॉपर्टी। इट्स ऑन द रोड एंड बैंक अपोजिट अपना चाकट का जो MIDC है उसके बैंक अपोजिट है। मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट करीबन 44 लाख है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इज इट वाइज इन्वेस्टमेंट, आगे चल के उसको कुछ एप्रिसिएशन का चांसेस है? ऑलराइट, असलम जी, क्या सलाह होगी? क्या इन्होंने जहाँ इन्वेस्ट किया है वो सही है? हाँ, देखिए टाटा ब्रांड, उसके बारे में कुछ बात करना ही वो है, क्योंकि वो अपना हर प्रोडक्ट या उनका जो भी उनके सारे ही प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो या उनका दूसरे चाहे वो IT में हो, वो पूरी मेहनत करते हैं और अपने ब्रांड का जो उन्होंने एक रेपुटेशन बनाया है अपने कस्टमर्स के लिए, वो हमेशा उसे मेंटेन करते हैं। तो डेफिनेटली उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है। टाटा का जो आपने इन्वेस्ट किया है वो डेफिनेटली अच्छा है। आपने जो लोकेशन ली है वो अच्छी है, क्योंकि चाकन में और ये MIDC के पास आपने लिया है, तो पूरा एरिया अभी वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। बहुत सारे वहाँ जॉब क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे घर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसके चलते उस पूरे एरिया में जो प्रॉपर्टी के प्राइजेज़ हैं वो डेफिनेटली बढ़ने चाहिए।
जो रेंटल डिमांड है वो बढ़नी चाहिए, तो उसके चलते हुए ये पूरा एरिया काफ़ी अच्छा करेगा। लेकिन अभी जो मार्केट स्ट्रगल कर रहा है या जो पहले जैसा रियल एस्टेट मार्केट अभी नहीं रहा है, तो उसमें हमारी यही एडवाइस होती है और आपको भी यही एडवाइस है कि अपना जो होराइज़न है आप इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा लंबा रखिएगा। तो आपने इन्वेस्ट कर दिया है, आपने प्रोडक्ट अच्छा चूज़ किया है, अच्छा ब्रांड चूज़ किया है, लोकेशन अच्छा है, अब उसको थोड़ा आप होल्ड कीजिएगा। आपका होराइज़न कम से कम 5 से 7 साल मिनिमम होना चाहिए। तो अगर आपका ये होराइज़न है तो डेफिनेटली आपको एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा इसमें। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पे वक्त थोड़ी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए पुणे स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद है JLL के इंडिया हेड मिड मार्केट मोहम्मद असलम और अमित चंद्र भट्ट कोलकाता से हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार एकदम ठीक हो जी, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। पूछिए, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आइडल ग्रीन्स टॉलीगंज में है। ओके, ठीक है। तो मेरा एंड यूज का टारगेट है, मतलब मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं एंड यूज के यूज करना चाहता हूँ। तो कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट और कैसा रहेगा मतलब एंड यूज के लिए, ये जानना चाहता हूँ असलम साहब से। ऑलराइट, असलम जी, कोलकाता के टॉलीगंज में आइडियल ग्रीन्स प्रोजेक्ट पसंद आया है इन्हें, क्या कहेंगे आप? देखिए, आइडियल ग्रुप एक नामी ग्रुप है कोलकाता का, और वहाँ पे उनके काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने बनाए हैं और हर एरिया में, और मेरे ख्याल से उनका फ्रॉम मिड मार्केट से लेके हाई एंड तक उन सारे प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं। कमर्शियल भी उन्होंने बनाया है। अभी ये आइडियल ग्रीन्स आई थिंक कुछ 5-6 साल हो गए हैं उसे बनते हुए, तो उसमें थोड़ा सा स्लो है अगर आप मुझे पूछेंगे कंस्ट्रक्शन वाइज। लेकिन अभी क्योंकि उसका रीज़न काफ़ी हो सकते हैं, उसमें स्लो रियल एस्टेट मार्केट हो सकता है कुछ, क्योंकि डेवलपर के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एकदम पॉजिटिव है। ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे बिकॉज कलकत्ता मार्केट इतना अच्छा कर भी नहीं रहा था ऑफ लेट, लेकिन अब धीरे धीरे वो पिक कर रहा है विद जो नए अपना गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रयास हैं, या टॉलीगंज जैसा पूरा एरिया को काफ़ी बूस्ट करा जा रहा है। जो अभी नई मेट्रो कनेक्टिविटीज़ वगैरह बढ़ रही हैं कोलकाता में, तो उसके चलते हुए फ्यूचर में इसका जो भविष्य है इस पूरे प्रोजेक्ट का वो अच्छा दिखता है। लेकिन मेरा फिर भी आपको सलाह है, आप डेवलपर के साथ बैठ के उसमें रीज़न पता कीजिए कि, क्योंकि जितना रीज़न हमें पता है, क्योंकि उसमें सेल स्लो थी बिकॉज मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसी हिसाब से शायद कंस्ट्रक्शन भी स्लो रहा होगा। लेकिन आपको, जैसे हम अभी पीछे भी बोले हैं, वापस हम रिपीट करेंगे कि आप रेरा वेबसाइट में आइडियल ग्रीन के बारे में चेक कर लीजिए कि अब उनका पोजीशन डेट क्या है, क्योंकि आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। तो अगर अभी तक डिले है तो डेफिनेटली अब रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है या नहीं, पहले वो चेक करिए और उसमें देखिए कि उसमें डिलीवरी डेट क्या दी है। बाकी उस बारे में हम श्योर हैं कि उसकी क्वालिटी और वो सब अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है प्रोजेक्ट, तो उसके लिए आप पहले ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, फिर अपना डिसीजन फाइनल कीजिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक मुंबई नायगांव से सुनील हमारे साथ है। नमस्कार सुनील, बताएं आपने कहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा बनाया है? नमस्कार मैम, मैं वाशी में रहता हूँ और मैं नए गांव में सनटेक का एक्चुअली मेरा ऑफिस गोरेगांव में है, तो सनटेक नए गांव में मैंने देखा हुआ है। और मैंने कुछ लोकेशन पनवेल पे भी देखी है, पनवेल में बाधा वाई सिटी एंड गोदरेज की। तो मैं थोड़ा सा आपसे वो चाह रहा था कि कौन सा लोकेशन ज्यादा अच्छा रहेगा और जो ये मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पज से रहेगा। ऑलराइट, चलिए निवेश का मन है इनका, तो नायगांव के सनटेक में जो इन्होंने अपना मन बनाया है, असलम जी क्या राय होगी? देखिए, पहले एक सवाल का जवाब दे देते हैं कि अगर वो कंपेयर कर रहे हैं नायगांव और पनवेल और न्यू मुंबई का एरिया, तो मैं डेफिनेटली आपको पनवेल और न्यू मुंबई के लिए पहले ज़्यादा बोलूँगा। उसमें सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि आप वाशी में रहते हैं। सेकेंडली, जिस तरह से न्यू मुंबई को प्लान किया जा रहा है, जो उसका फ्यूचर दिखता है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वहाँ पे नए रोज़गार के मौके क्रिएट करे जा रहे हैं और या फ्यूचर में होने वाले हैं, उसके चलते हुए न्यू मुंबई में न्यू मुंबई का भविष्य काफ़ी मुझे ब्राइट दिखता है। नायगांव में कोई इशू नहीं है। नायगांव में आपने अगर सनटेक का किया है तो मैं नायगांव से ज़्यादा सनटेक एज अ ब्रांड को उसमें इम्पोर्टेंस दूंगा, क्योंकि लोकेशन डेफिनेटली ठीक है, आप लोकेशन वेस्टर्न लाइन पे है और आपको जहाँ ट्रैवल अभी आज तो ईज़ हो गया है क्योंकि रेलवे है, प्लस आपको बाय रोड भी कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन नॉट एज गुड एट जो अभी हमें वाशी या नवी मुंबई या पनवेल में मिलती है।
तो सनटेक एज अ ब्रांड बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि सनटेक वहाँ पे पहली बार मिड सेगमेंट लोगों के लिए उन्होंने घर बनाने शुरू किए हैं वहाँ पे। सनटेक की अपनी रेटिंग जो है मिली हुई क्रिस्टल या केयर से उन्हें जो मिली है वो AA- है, जो बहुत अच्छी कहलाती है एक रियल एस्टेट डेवलपर्स के बारे में बात करें तो उसके चलते हुए नायगांव का ये प्रोजेक्ट उनका बहुत अच्छा करेगा। वो टाइमली उनको पोजीशन भी देंगे और उस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि वो एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा आपका। लेकिन अगर आप मुझसे लोकेशन वाइज करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा सलाह दूंगा कि आप पनवेल में गोदरेज वगैरह के जो आपने देखे हैं प्रोजेक्ट, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तो वो आपको बेटर एप्रिसिएशन देंगे और वो आपके लिए बेहतर भी रहेगा। चलिए सुनिए, तो आपको रिकंसिडर करना होगा अपना डिसीजन नायगांव के जो आपने प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया है उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया असलम जी समय निकाल कर हमसे बात करने के लिए। और प्रॉपर्टी गुरु के आज के शो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जो भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम आपको बताएंगे, आप चाहें तो अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। साथ ही अपना पता, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आप तक पहुंच सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।